अध्याय 4 लोग बावले हैं। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? किसी चीज से कैसे निपटा जाए, समझने के लिए आपको सबसे पहले ये खोजना होगा कि आप आखिर किस चीज से निपटना चाहते हैं। उस चीज के बारे में आपकी समझ उसके विषय में आपके मन में एक धारणा तैयार करती है और इन धारणा के आधार पर आप उम्मीदें तैयार करते हैं। ये कोई बहुत जटिल बात नहीं है। आप ऐसा तकरीबन हर चीज के साथ करते हैं। जानवरों को लेकर आपके मन में मजबूत धारणाएं हैं। शेर खतरनाक होता है और मगरमच्छ भी, और यही धारणा उनसे जुड़ी आपकी उम्मीदों पर भी असर डालती है। आप उम्मीद करते हैं कि शेर या मगरमच्छ आपको देखते ही आप पर हमला करेंगे और फिर आप उसी के मुताबिक प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह एक पालतू कुत्ते को लेकर आपका नजरिया अलहदा होता है। ऐसे में उस जीव से आपको उम्मीद होती है कि उसका बर्ताव दोस्ताना और खिलदड़ किस्म का होगा और आप भी अपनी उन्हीं उम्मीदों के मुताबिक बर्ताव करते हैं। अब इंसानों की ओर चलते हैं। उन्हें लेकर आपकी धारणा क्या है? आइए उन कुछ खास विशेषणों के बारे में सोचते हैं जो आपने लोगों के बारे में सुने या इस्तेमाल किए होंगे। लोग बेवकूफ़, चूतिए, भौंदू, अहमक, स्वार्थी, अविश्वसनीय, जोड़ तोड़ वाले, गांडू और घटिया। ये फहरिस्त न जाने कहां और किस दिशा में जा सकती हैं। उपर्युक्त बातों के साथ दो समस्याएं हैं। पहली, ये बहुत खास किस्म की यानी व्यक्ति आधारित हैं, और दूसरी, चूंकि वे बहुत खास इसलिए आपको उन पर बहुत भरोसा भी नहीं होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, वे धुआंधार किस्म के निस्वार्थ लोग होते हैं। आपने देखा होगा किसी पेशेवर कुश्ती की स्पर्धा में दोनों पहलवान एक दूसरे की हड्डी चटका देने की हद तक लड़ते हैं, लेकिन दंगल के बाद दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और सम्मान का भाव जाहिर करते हैं। सिद्धांत ये है कि लोग कचरे की उस मक्खी जैसे हैं जो माधव देखकर उस पर भिनभिनाती रहती हैं। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि लोग अपने आप में अद्भुत जीव होते हैं। लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, गलत व्यवहार किया, आपके बारे में राय बनाकर अन्याय किया और आपके साथ धोखा किया। आपने लोगों को धोखा देने के अनगिनत किस्से सुने, पढ़े और देखे हैं, और आपके भरोसेमंद लोगों ने आपको चेतावनी भी दी कि अपना ख्याल रखें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। इन सब के बीच आखिर सोचना क्या चाहिए? क्या लोग वाकई बहुत जटिल होते हैं? सीधे शब्दों में कहें, चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं? सच्चाई ये है कि आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। आप कह सकते हैं लोग जटिल होते हैं, या इस बात से सहमत हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक तार्किक उत्तर प्रतीत होता है। यही अंतर जानने और समझने में होता है। आप बहुत सारी विवेकपूर्ण चीजें जानते हैं, लेकिन उनका प्रयोग न करने के पीछे वजह है कि आप उन्हें समझते नहीं हैं। किसी चीज को समझने के लिए इसकी तार्किकता आपके दिमाग से आनी चाहिए। ज्ञान को उधार लिया जा सकता है, लेकिन आप समझ को उधार नहीं ले सकते। एक बार आप अपनी सोच के लिहाज से किसी निष्कर्ष तक पहुंच गए, तब इसे अनुभूति कहते हैं, और एक बार आपने किसी चीज की अनुभूति कर ली तो इसके बारे में आपकी धारणा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई अन्य अनुभूति इस पर असर न डाले। सीखने और बढ़ने की यही प्रक्रिया होती है। आप भ्रमित हैं। जब सवाल लोगों का होता है तो सही उत्तर है मैं नहीं जानता। अगर आपके मन में लोगों के प्रति एक धारणा नहीं है तो इसका अर्थ है आप भ्रमित हैं। यह मुमकिन है कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा जब आप लोगों को परिभाषित न कर रहे हो। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जब आप उसे सलाह दे रहे हो जिसकी आप परवाह करते हो, या कोई चर्चा की लोग विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करते हैं, या फिर कोई ऐसी बहस की लोगों की वजह से दुनिया किस दौर से गुजर रही है, और लोगों की ये परिभाषा संदर्भों, मिजाज और किसी एक के पूर्वाग्रह के हिसाब से नियमित तौर पर बदलती रहती है। अगर किस्सा इतना खूबसूरत हो कि सुनने वाले और किस्सागो दोनों का दिल भर आए तो लोग महान हो जाते हैं, लोग अहमक बना दिए जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है जिसका आप कड़ा विरोध करते आए हैं,
लोग चूतिए हो जाते हैं। अगर वो शख्स जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे आपको धोखा दे दे, चलिए ये समझा जा सकता है कि आपके लिए लोगों को लेकर भरोसे के साथ एक धारणा बनाना और बदलती परिस्थितियों में से इसे बनाए रखना कितना मुश्किल है। जैसे पहले जिक्र किया गया है, आप पूरी तरह लोग बावले होते हैं या लोग अद्भुत होते हैं के विश्वास के साथ नहीं रह सकते। दोनों ही बहुत विशिष्ट हैं। यदि आप लोगों को यथार्थवादी तरीके से देखेंगे तो वे विश्वसनीयता के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। बस हमारे पास एक ही बात बचती है, लोग जटिल होते हैं। इसकी समस्या ये है कि यह विवेकपूर्ण होते हुए भी निजी नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि हम ऐसी मशीनरी को परिभाषित कर रहे हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी कम है। ये उलझाऊ बात है। इससे लोग ज़्यादातर दूर, रहस्यपूर्ण और समझने में दुश्वार मालूम होते हैं। तो क्यों न इस बात को आजमाएं कि लोग बावले होते हैं। बावला होना इंसान के पास मौजूद सबसे बेहतरीन शब्द है। ये न तो पूरी तरह सकारात्मक है न ही पूरी तरह नकारात्मक। इंटरनेट पर मौजूद लोग खुद को अमूमन बावला घोषित करते रहते हैं और ये ऐलान वे ऐसे करते हैं मानो खुद की तारीफ कर रहे हो। इससे ये पता चलता है कि इसमें सकारात्मकता और आत्म स्वीकृति के संकेत हैं। इसी के साथ इसमें विचित्रता का गुण भी है और इससे लोग किसी भी समय उल्टा बर्ताव करने को भी आजाद होते हैं। लोग अजीबोगरीब काम करते हैं क्योंकि वे बावले होते हैं। इसमें मजा का गुण भी है क्योंकि ये लोगों को मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की छूट देता है और इसके बारे में कोई राय भी नहीं बनाई जा सकती। अंत में इस बावलेपन में वैसा ही रहस्य का भाव भी होता है जो जटिलता से आता है, लेकिन इसमें असंभव पहुंच की कोई दीवार नहीं होती। आइए इन सभी बातों की जांच अस्वीकृति किए जाने से जुड़ी परिस्थितियों के संदर्भ में करते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों वे मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं। इस बात का वाकई कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप वास्तव में ये न मानते हो कि आप जैसे गजब के और अद्भुत शख्स के साथ ऐसा करके लोग कुछ खो रहे हैं। यह महज आत्मरोपित श्रेष्ठता, अहंकार, आत्मलागा और दूसरों के आपकी योजना से असहमत होने पर उनके लिए उपेक्षा से आता है। वह गजब की हैं, इसलिए वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इस बात का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कहने से ये अर्थ निकलेगा कि आप कमतर हैं। इसमें आत्महीनता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म अनुभूति की हत्या शामिल होती है। वे मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते क्योंकि वे लोग जटिल लोग हैं। भावनात्मक स्तर पर इससे वाकई कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि इस वाक्य के दो हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह असंबद्ध हैं। एक हिस्से से ऐसा लगता है जैसे आप पर असर पड़ता है जबकि दूसरा एक भावहीन तथ्य है। वे मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते क्योंकि हाँ, लोग बावले होते हैं। यही वो बात है जो असली वजह है। शायद ये बात आपको पता नहीं है। ये अहंकार या छोट से उत्पन्न मान्यताओं के स्थान पर संदेह से उस स्थान को भरने की अनुमति देती हैं। सही मायने में तो आपके पास वो सारे तथ्य होते ही नहीं है कि आप एक मान्यता, निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंच सकें। लोग बावले हैं ऐसा कहकर आप अपने अनुभव का प्रभाव अपने अह पर नहीं पड़ने देते। जाने दो यार, लोग बावले हैं, आपको उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, न किसी पर दोषारोपण करने की। सच्चाई ये है कि आपको इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है या वे किस तरह के इंसान हैं और रिश्ते बनाने के पीछे उनका मकसद क्या है। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आपने कोशिश की, बराए मेहरबानी हमेशा याद रखिए, आपका काम लोगों को समझाना नहीं बल्कि खुद को समझाना और अपना ख्याल रखना है। अब तक हमने ये समझा है, नंबर 1, जीवन में अस्वीकृतियों को लेकर हमारे मन में एक सामान्य नजरिया होना चाहिए। अस्वीकृतियां सामान्य हैं, ये चलती रहती हैं। नंबर 2, लोगों से अस्वीकृति होने के मामले में कहना होगा अस्वीकृतियां सामान्य हैं और मुझे इसे निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग बावले होते हैं।
कौन जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरा काम ये खोजना नहीं है। लोग बावले हैं ऐसा सोचना अद्भुत क्यों है? लोग बावले हैं ये नजरिया रखना आपके विकास के लिए क्यों जरूरी है? एक धारणा बनाना और बाद में उसमें सुधार करने की गुंजाइश छोड़ना। कोई धारणा न होने से बेहतर और भ्रमपूर्ण धारणा बनाए रखने से तो ये लाख गुना बेहतर है। ये धारणा बनाना क्यों बेहतर है, इसे समझने के लिए हमें इस अध्याय के शुरुआत में जाना होगा। किसी चीज को लेकर आपकी धारणा से आपके मन में उम्मीदें पैदा होती हैं। ये धारणा कहाँ से आती है? एक लफ्ज में कहे तो ये डाटा से। शेरों को लेकर आपकी धारणा शेरों के बारे में आंकड़ों से आती है। वे ऐसे शिकारी हैं जो भोजन के मामले में बच्चे और बड़े में फर्क नहीं करते। उनमें सहानुभूति नहीं होती, उनका अपना इलाका होता है और वे बड़े खतरनाक शिकारी होते हैं। आपकी उम्मीदें शेरों के बारे में उस धारणा से पैदा होती हैं जो उनके बारे में तथ्यात्मक आंकड़ों से बनती हैं। तो उन लोगों का क्या जिनसे आप दोस्ती गांठना चाहते हैं या फिर जिनको लेकर आपके मन में रोमांटिक भावनाएं पल रही हैं, उनको लेकर आपके मन में उम्मीदें उस धारणा से पैदा होती हैं जिसे कोई असली आंकड़ा सपोर्ट नहीं करता। आप ऐसे लोगों से अस्वीकृतियों के बाद आहत होते हैं या निराश होते हैं जिनके बारे में आपके पास कोई डाटा या आंकड़ा नहीं है। आपके मन में उनकी जो छवि है ज्यादा सटीक होगा। पहली छवि जो कम से कम कहने के लिए एक बेस मतलब या फिर अविश्वसनीय आंकड़ा है। कदम दर कदम देखिए कि आपके दिमाग के अंदर क्या होता है। नंबर 1, आप किसी शख्स पर गौर करते हैं और आप सोचते हैं हम। नंबर 2, ये हम कई वजहों से पैदा हुआ हो सकता है। वे लोग देखने में आकर्षक होंगे, उनका बर्ताव बहुत दोस्ताना गर्माहट भरा होगा, या वे आपको पिता तुल्य दयालु बुद्धिमान ज्ञानी परिपक्व बेनौल मजेदार बावले या अद्भुत लग सकते हैं। नंबर 3, ये पहली छवियां आपके दिमाग में कैद हो जाती हैं और आप उनकी तरफ दोस्ताना तरीके से या फिर रोमांच का पुट लेते हुए आकर्षित हो जाते हैं, या फिर ये आकर्षण उनका ध्यान खींचने और उनकी स्वीकृति पाने पर जैसा भी हो सकता है। नंबर 4, इन पहली छवियों से उम्मीदें पैदा होती हैं। मैं उनके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। काश कि वे मुझे अपनी छत्र छाया में ले लेते। काश कि वे मेरी तरफ ध्यान दें और मुझे पसंद करें। काश कि वे मुझे कूल समझें। काश कि वे मेरे हो। काश कि वे मुझे ये भरोसा दिलाए कि मैं काबिल हूँ। काश कि वे मुझे भरोसा दिलाए कि मैं भी समझदार मज़ेदार और बड़ा मूल्यवान इंसान हूँ। नंबर 5, ये उम्मीदें पहली छवि को उनके प्रति आपके दिमाग में बने निष्कर्ष की तरफ धकेलती हैं। वे लोग एकदम परफेक्ट हैं या फिर ऐसा ही कुछ। नंबर 6, ये बहुत महत्वपूर्ण पायदान है। सच्चाई ये है कि इन दावों के पक्ष को कोई वास्तविक आंकड़ा मौजूद नहीं है, बल्कि इन लोगों के साथ बातचीत के पहले क्षणों में बनी छवियां और दूसरों के मुंह से सुनी सुनाई बातें ही इसका आधार हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वे ऐसा प्रतीत हो सकते हैं लेकिन मुझे घंटा कुछ पता नहीं है। ऐसा करने की बजाय आपका दिमाग एक बेहतरीन प्रक्रिया में मुबतला हो जाता है जिसको आदर्शीकरण कहा जाता है, जिसमें आपकी कल्पना शक्ति शामिल होती है। नंबर 7, जब आप उनका आदर्शीकरण करने की शुरुआत करते हैं तो वे आपके लिए और अधिक विशेष बन जाते हैं। आप उन पर अधिक ध्यान देने लगते हैं और आपकी उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। बिना किसी सबूत या सत्यापन के आप स्वीकार लेते हैं कि वे वैसे ही हैं जैसे आपके मन में उनकी पहली छवि बनी है। अब आप मन में वैसे ही परिदृश्य रचने लगते हैं जिसमें वे आपको स्वीकार करते हैं और आपके दोस्त बन जाते हैं और आप उनके साथ अपने मन में ही बेहतरीन योजना बना लेते हैं। नंबर 8, जब इनमें से कुछ नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। नंबर 9, अगर ऐसा बाद में हो, मान लीजिए कुछ बरसों बाद, तब जाकर आपको ये इल्म होता है कि वे लोग उस छवि से बिल्कुल जुदा हैं जो आपने मन में बना रखी है। अब वे आपके सामने पूरी तरह इंसान की तरह होते हैं, जिसका मतलब है आम इंसान जिसमें बहुत सारी गलतियां असुरक्षा की भावनाएं होती हैं और जिनकी जिंदगी के किस्से में बहुत सी फिजूल की बातें भी हैं। उन्हें लेकर आपके मन का सारा रोमांच खत्म हो जाता है। नंबर 10, ये प्रक्रिया नए लोगों के साथ दोहराई जाती है। तार्किक बने,
जज्बाती नहीं। ये 4 ऐसे ठोस बिंदु हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि आप ऊपर की बातों को दोबारा घटने से रोक सकें। नंबर 1, आंकड़े ही सम्राट हैं। जिन चीजों को आंकड़े सहारा देते हैं उन्हीं को मानिए। इसे हमेशा के लिए गांठ बांध लें, मैं उनसे उम्मीदें न लगाऊंगा, मुझे व्यवहारिक तौर पर उनकी जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं बस उन्हें गौर से देखूंगा और असली आंकड़ों के आने का इंतजार करूंगा। इंतजार करने का मतलब है कि आप अपने शुरुआती उत्साह के ठंडा होने का इंतजार करेंगे। मैं उनके बारे में अफवाहों से कोई राय कायम नहीं करूंगा, न ही उनके चारों ओर फैले आभा मंडल के चक्कर में फंसूंगा। इस बात की भी बहुत संभावना है कि आपको उनके बारे में असली आंकड़े मिले ही नहीं जब तक कि आप उनके साथ निकट रहकर काम न करें। वास्तविक आंकड़े उनके व्यवहार और विचार के ऐसे पैटर्न हैं जो उनके शब्दों में नहीं, उनके कामों में दिखते हैं। लोग कमाल का दिखने के लिए अल्लम गलम बोलते हैं। वे जो बोलते हैं उनके पीछे यही भावना होती है कि वे जो कह रहे हैं वह बहुत विचारशील, उदार और बढ़िया लोग हैं। लेकिन लोग जो बोलते हैं और जो करते हैं वो 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ऐसे में उनकी मीठी प्यारी बातों को आंख मूंद कर मत मान लीजिए। गौर करिए कि क्या ये उनके चयनों में भी दिखता है या नहीं। चयन खासकर उस व्यक्ति की विचार प्रक्रिया के राज खोल देता है, क्योंकि किसी एक का चयन करने पर व्यक्ति दूसरे उपलब्ध विकल्पों को अस्वीकृत भी करता है। उनके चयन के आधार पर उनके बारे में वास्तविक आंकड़े हासिल होते हैं, इस बात से नहीं कि वे अपने बारे में क्या बयान देते हैं। नालत भेजिए वे जो भी करना चाहे, इसके बजाय गौर कीजिए कि वे असल में क्या करते हैं। नंबर 2, पहली छवि को घोड़े की लीद ही समझिए। आपके दिमाग में लोगों की जो पहली छवि अंकित है उसे तोड़ने की सचेत कोशिश करिए। पहली छवि आंकड़ों से नहीं बनती, बल्कि उस तरीके से आती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मेधाविता और ज्ञान का स्तर कितना है। इसलिए अपनी मेधा के बारे में बात करते हैं। क्या आपने पहले लोगों के बारे में सटीक अनुमान लगाया है? क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा इसका पता फौरन लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं? आप उनके बारे में सिरे से गलत धारणा और विचार बनाते हैं और बाद में जाकर आपको पता लगता है कि अरे ये तो वाकई घोड़े की लीद ही है। मुमकिन है कि आप बहुत अधिक आशावान हैं, बहुत नौसिखिए हैं, या आपको लोगों में बहुत भरोसा है और आप लोगों की अच्छाई में विश्वास रखते हैं। ऐसे में आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, आप जो भी हो या आप लोगों के सामने जिस भी तरीके से पेश होना चाहते हो, ये लोगों के बारे में आपकी धारणा पर भी असर डालता है। मसलन मैं अच्छा हूं तो दूसरे भी उतने ही अच्छे होंगे। नंबर 2, आपका जो भी विश्वास हो उससे ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि लोग आप जैसे नहीं हैं। अगर आप अच्छे हैं ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये किसी भी तरह से इस बात की गारंटी नहीं है कि लोग स्वयं नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के बारे में नजरिया विकसित करने के लिए अपनी मेधा का भरोसा न करें। अगर ये आपकी शख्सियत से बाहर की व्यवहारिक वास्तविकता का सहारा नहीं लेती, एक बार आपने अगर इन सामान्य मान्यताएं जिन्हें आपके दिमाग में स्वतः जोड़ लिया है और पहली निर्मित छवि को हटा दिया, तो आपके पास बचा रह जाएगा मुझे पता नहीं, जो दुनिया के सभी मसलों पर सबसे अधिक बौद्धिक जगह है। नंबर 3, लोग भयंकर रूप से बावले होते हैं। लोग अमूमन बावले ही होते हैं। अगर ये आपका बुनियादी सिद्धांत बन जाए तो आप दिमाग द्वारा स्वतः लागू की गई मान्यताओं से बच सकते हैं। साथ ही आप पहली छवि वाले चक्कर से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप उन्हें प्रभावशाली, परफेक्ट और खास इंसानों की तरह देखना बंद कर देते हैं। वे हैं भी नहीं, कोई नहीं होता। इसकी बजाय आपके विचार थोड़े अनिश्चित से हैं। आप अपने जीवन में सावधानी बरतने और एक स्वस्थ स्तर पर संदेह को आमंत्रित करते हैं। आप अपने भरोसे को पिछली जेब में डालकर रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप किसी के बारे में राय नहीं कायम करते, किसी को तुरंत खारिज नहीं करते या उन्हें लेकर नकारात्मक भी नहीं होते। जैसा हमने पहले कहा है, मैं अफवाहों के आधार पर उनके बारे में राय कायम नहीं करूंगा, न ही मैं उनके आसपास मौजूद आभा मंडल के असर में आऊंगा।
सच है कि मुझे कुछ पता नहीं। नंबर 4, हम मार्केटिंग, विज्ञापन और विक्रय की दुनिया में रहते हैं। कोई भी शख्स आपको कुछ भी बेचकर जा सकता है। वास्तविक आंकड़े का अभाव ही ये मौका मुहैया कराता है। पहली छवि बेहुदा बात है क्योंकि ये आंकड़ों की कमी से बनती है। क्यों न हम इस बात की संभावना को मानकर चलें कि जब तक कुछ साबित न हो जाए ये असल में माल टिकाने की तैयारी भर हैं। आप नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से सोचने से आपको खुद को लगेगा कि आप निर्दयी और अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। आप सामने वाले को मौका देना चाहते हैं क्योंकि आपके मन में उनकी पहली छवि अच्छी है। एक अन्य कारण जिसकी वजह से आप ये नहीं मानना चाहते कि सामने वाला आपको कोई माल टिकाना चाहता है क्योंकि हमारे मन में बुरे लोगों की धारणा बड़ी लापरवाही से बनाई गई है जो अच्छे और बुरे में बेहद सरलीकृत विभाजन से आती है। आपके हिसाब से बुरा व्यक्ति चालाक, जोड़ तोड़ करने वाला, झूठा, साजिश रचने वाला, लड़ने भिड़ने वाला, समाज विकृत या एक अपराधी मास्टरमाइंड होता है। बुनियादी तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी देह पर बुरा शब्द लिखा होता है। ये चुतियापा भरा विचार सिनेमा और टीवी देखने से पैदा होता है। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ना बंद करें जो आपको अच्छा महसूस कराता हो। आपको जानना होगा कि बुरे लोग बुनियादी तौर पर वे होते हैं जो आपकी बैंड बजा दे, पर फिल्मों और टीवी शोज के उलट वे दुनिया के सामने डिंडोरा नहीं पीटते कि वे बुरे हैं। कुछ लोग आपके साथ अच्छे बने रहेंगे, साथ ही ऐसे लोग भी होंगे जो अपने स्वार्थ या बुरे मकसद के साथ आएंगे। दोनों एक बात जरूर जानते हैं, आपका भरोसा जीतने का रास्ता एक ही है और आपकी ज़िंदगी में आने का भी। आपके साथ अच्छा बर्ताव करना और आपको अच्छा महसूस कराना। शुरुआत में उनका बर्ताव बहुत बढ़िया था, इसलिए जब तक कि आपके पास असली आंकड़े न आ जाएं, तब तक ये धारणा कि लोग विचित्र बावले होते हैं को मानिए, जिसका मतलब होता है मैं उन्हें नहीं जानता, और इससे आप उनके उस जाल में फंसने से बचे रहेंगे जिससे आपकी जिंदगी के कई साल खराब होते हैं और जो आपको कुछ नया सिखाते भी नहीं। अगली बार आप किसी ऐसे से मिलें जिसका आपकी आंखों पर पहला प्रभाव जबरदस्त पड़े तो कभी मत भूलिए कि लोग ससुरे बहुत विचित्र होते हैं। इसलिए उस पहली छवि को कूड़ेदान के हवाले कीजिए और इस बात का कोई फर्क मत पड़ने दीजिए कि उनका पेशा क्या है। इस बात को स्वीकार कीजिए कि हम मार्केटिंग की दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए उन चीजों को भी कूड़ेदान के हवाले कर दीजिए जो लोग वे आपके हाथों में बेचने की जुगत में हैं। आकर्षण, सूरत, धन दौलत, इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमेशा अपनी नज़र असली डाटा पर लगाए रखिए। यही वो चीज़ है जो आपकी उस आदत को ख़त्म कर सकती है कि वह व्यक्ति जो आपको शुरुआत में अच्छा महसूस कराए। अध्याय 5, क्या नाकामियों से आप बिखर जाते हैं? नाकामी से कैसे नहीं निपटे? अस्वीकृतियां सामान्य है। नाकामी और अस्वीकृतियों को देखने के एक बुनियादी सिद्धांत के बिना आप ऐसी किसी चीज़ में जिसकी आपको बहुत परवाह है नाकाम रहते हैं तो आपके मन में पहले ख्याल यही आता है कि मैं निरा बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं लूजर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मुझे मर जाना चाहिए। कई मामले में इन भावों के साथ आपके अभिभावकों का रोष, दोस्त की फैसलाकुन राय और लोगों की निराशा भी शामिल होती है। मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊंगा? सब यही सोचेंगे कि मैं हार चुका हूँ, मैं किसी लायक नहीं क्योंकि मेरे दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, हर कोई आगे बढ़ जाएगा और मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा। इसके कुछ बुरे नतीजे होते हैं। नंबर 1, आप फिर से नाकामी को लेकर इतने डर जाते हैं कि आप पीछे हटने का बहाना खोज लेते हैं और फिर किसी प्रतिस्पर्धा, चुनौती या मौके में शामिल होकर खुद को नहीं आजमाते जिसमें ऐसा ही जोखिम हो। नंबर 2, आप एक ही जगह से चिपक जाते हैं। आप अपनी नौकरी नहीं बदलते मानो आपको अपने दफ्तर से ब्याह दिया गया हो। नौकरी बदलना एक चुनौती का सामना करने जैसा होता है। इसमें नया वातावरण, नए लोग, नया काम होता है और शब्द नया आपके लिए
अनिश्चितता पेश करता है। इससे आपके मन में शायद ही भावना आती है, शायद मैं वहां नाकाम हो जाऊं, शायद मैं वहां ठीक प्रदर्शन न कर पाऊं, शायद मुझे वहां अलग तरह से पेश आना हो, शायद मुझे वहाँ अलग चीज़ें सीखनी पड़े। और उन सब शायद में आपका ध्यान सबसे बुरे के अंदेशे पर अटक जाएगा। हो सकता है काम न बने। नंबर 3, आप खुद को ये भरोसा दिला देते हैं कि आप औसत हैं। अब आपका दिमाग सिर्फ सुरक्षित विकल्पों की तलाश करेगा और आपका पार्ट टाइम काम अपनी तरह की दुनिया को देखने वाले दूसरे लोगों को डराना हो जाएगा। औसत दर्जे का होना सुरक्षित होता है। सहन करने वाली व्यवस्था के तहत आप इसे ऐसे पेश करेंगे मानो ये आपका चयन था। मैं एक ऐसा कूल बंदा हूँ जो कभी पढ़ता नहीं और जो परीक्षा में हमेशा फेल होता है। अपन ऐसे ही हैं। आपको लगता है कि लोग आपके साथ हंस रहे हैं, जबकि असलियत में वे आप पर हंस रहे होते हैं। इस बात का आपको इल्म तभी हो पाएगा जब वे अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाएंगे और आप अपने सीमित विकल्पों के साथ रह जाएंगे, जहां लगातार नाकामियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। आत्मघात की इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत होती है और इसका साधन है वो ज्ञान कि नाकामियां, नुकसान और अस्वीकृतियां सामान्य हैं और इसका समाधान है कि इन सभी ताकतवर नकारात्मक भावनाओं को किसी उपयोगी चीज में बदल दिया जाए। इसे समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि जीत को हासिल करने का सही तरीका क्या है। मानसिक रूप से जीत कैसे हासिल की जाती है? इसकी शुरुआत एक सवाल से होती है। आप इसे करना चाहते हैं, हाँ या ना? ये बहुत आसान सवाल लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्त, कुछ करने के बारे में सोचना और उस दिशा में कुछ कर दो अलग दो चीजें हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग काम इसलिए नहीं करते कि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। कुछ करने की जरूरत एक ऐसी ड्यूटी बन जाती है जिसे आपको पूरा करना ही होता है। कुछ करने की इच्छा एक चुनाव है। इसलिए जीतने के लिए जो भी पहली बात आपको अपने दिमाग में साफ कर लेनी चाहिए वो है कि क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं। अगर ये आपका चुनाव है तो उस काम को करने में आपको अंदर एक अधिकार भाव आता है। आप वो काम करना चाहते हैं, आप उसे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई आपके पीछे पड़ा है और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, एक कर्मचारी के तौर पर आपकी रिपोर्ट खराब कर दी जाएगी। इन सब का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है। आपको काम के दौरान मजा करने और काम को रोक कर रखने में जरा भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि आप आखिरी मिनट में भी इसे पूरा कर सकते हैं। यह बहुत साधारण सी बात है। अगर आप जरा भी फिक्र नहीं करते, अगर आप जो करते हैं उसे संजीदगी से नहीं लेते, तो जीतने की बात तो भूल ही जाइए। इसलिए इसी वक्त अपने मन में फैसला कर लीजिए आपको ये करना है या नहीं। ये पहला कदम है। कोई पूछ सकता है और उसका पूछना गलत भी नहीं होगा कि आप उस समय तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि आप ये समझ नहीं लेते कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसे करें। इस सवाल के साथ समस्या ये है कि ये इंतजार करने योग्य की सुविधा के साथ आता है, जो इस दुनिया का बड़ा हिस्सा नहीं कर सकता। उनकी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने वाला कानून कहते हैं आपको अभी ही काम करना होगा। तो क्या आप इसे करना चाहते हैं? इस सवाल के 3 संभावित उत्तर हो सकते हैं, हाँ, नहीं, पता नहीं। नहीं और पता नहीं, इन 2 उत्तरों में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। उनका तर्क होता है कि हम कामयाब नहीं हैं क्योंकि उस चीज में हमारी दिलचस्पी नहीं है, मैं जो करता हूँ उसमें मेरी रुचि नहीं है, इससे मुझे प्रेरणा नहीं मिलती। संक्षेप में, आप कामयाब नहीं हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि करना क्या है। ये बहुत बेकार तर्क है क्योंकि इससे ये माना जा सकता है कि हर व्यक्ति जो कामयाब हैं वो अपने काम के साथ बेहद इश्क करता है। ये सच्चाई का 1/4 हिस्सा भर हैं। इसका मतलब है कि ये 75% बकवास हैं। लोग कई कारणों से कामयाब होते हैं। नंबर 1, पैसे, रुतबे और सत्ता की भूख। नंबर 2, गरीबी, हताशा और उन स्थितियों से बचने की भूख जहां आप फिर कभी वापस नहीं जाना चाहते। नंबर 3, अपनी ही आंखों में ये साबित करने की भूख कि आप क्षमतावान हैं, ये विशेष होने की संकल्पना है। नंबर 4, अपने प्यारे और आश्रितों को सब कुछ मुहैया कराने की भूख। कामयाबी चुनाव का विषय है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भूख क्या है। एक बार आपने चुनाव कर लिया, एक बार आपने करने की इच्छा जाहिर कर दी, तब हम दूसरे पायदान पर पहुंच जाते हैं। आप जीत को कैसे देखते हैं? हम इस दुनिया में दो तरह की जीत देखते हैं, पारंपरिक जीत और वास्तविक जीत। पारंपरिक जीत कैसी दिखती है? ये बुनियादी तौर पर वही है जैसे कि एक समाज किसी विजेता को किताब देता है। किसी भी प्रतियोगिता के नतीजे ही तय करते हैं कि कौन विजय रहा और कौन पराजय हुआ। समाज विजेता के लिए उत्सव मनाता है और हारने वाले को नज़रअंदाज करता है। हम सब यही देखते हुए बड़े हुए हैं। हारने वाले को कोई घंटा नहीं पूछता, इसलिए हारना हमेशा उदासी का सबब बन जाता है। विजेता को प्यार मिलता है और हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, इसलिए जीतना क्षमता का प्रमाण पत्र बन जाता है। वास्तविक जीत कैसे हासिल होती है? जब कोई कई दफा हारने के बाद जीतता है। वास्तविक जीत के पीछे का भाव हार नहीं मानना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए समाज कितने तगमे देता। जब मामला आपके नायकों का और उनका होता है जो सफलता और कड़ी मेहनत की परिभाषा आपके लिए तय करते हैं, तब आप भी उन्हें इसी तरीके से देखते हैं। ये लोग आपके नायक हैं क्योंकि उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत का एक प्रभावशाली मानक पेश किया है और उस कड़ी मेहनत के जरिए वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर पाए हैं। और इसलिए आप इस बात को रोमांटिसाइज करते हैं और सम्मान करते हैं कि वे कितनी दफ़ा नाकाम हुए, पराजित हुए और खारिज कर दिए गए। आप उनकी नाकामियों और गलतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप उनकी नाकामियों और गलतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और माफ़ कर देते हैं। आपको उन पर भरोसा है क्योंकि आपको पता है कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए आपकी कहानी में जीत का पारंपरिक भाव ही लागू होता है। आप जिनका आदर करते हैं उनकी कहानियों में जीत का मतलब कभी हार न मानने के भाव में होता है। किसी कौशल में सिद्धहस्त होने से होता है और ऐसा करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, तो यही चीज़ आप अपनी कहानी में भी लागू क्यों नहीं करते? आप अभी भी जीत की पारंपरिक परिभाषा में इसलिए जकड़े हैं क्योंकि आप इसे ही देखते हुए बड़े हुए हैं और समाज इसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानता है। क्योंकि आप जीत के इस पारंपरिक भाव के साथ बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर 1, ये दूरदर्शी नहीं है। इसका ध्यान सिर्फ घटनाओं या परीक्षाओं के नतीजों या किसी प्रतियोगिता पर है। बिला शक ये तत्काल संतुष्टि देता है। मैंने फला जीता, ढिमकाना जीता, महाराज मैं बहुत महत्वपूर्ण शख्स हूँ, मैं विजेता हूँ और बहुत खास इंसान हूँ। जीत एक अकेली घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपना सिर नोचते होंगे कि मैं अपनी कक्षा में टॉपर था और आज मैं कहीं नहीं हूँ। आखिर हो क्या गया है? और इस बात को भूल गए कि अब आगे क्या आएगा और पहले क्या बीत गया। नंबर 2, जब तक आप जीतने के लिए पागल रहते हैं, आप पराजय को लेकर असहनीय रूप से दुखी महसूस करेंगे। नतीजन एक नाकामी के बाद स्थायी रूप से डरा हुआ होने और अनिश्चित होने से बचना, या फिर एक जीत के बाद अति आत्मविश्वास से भरा होने से बचना बेहद कठिन हो जाता है। व्यवहारिक रूप से जीत कैसे हासिल होती है? आप खास होना चाहते हैं। ये विशिष्टता सतही होना नहीं है, बल्कि ये सक्षम होने के बारे में है। सक्षम बनकर विशिष्टता हासिल करिए। एक बार आपने सक्षम होने का फैसला कर लिया तो जो भी आप करें उसे बेतौर चुनौती लेना शुरू कर दें। चीज़ों को चुनौती के रूप में लेने की मानसिकता सीधे आपके पर असर करती है। फिर आपकी इसमें दिलचस्पी है या नहीं, ये महत्वहीन हो जाता है। सक्षम होने की आपकी भूख चुनौतियों से कई बड़ी हो जाती है। एक बार आपने अगर विशिष्टता के सिद्धांत को समझ लिया और इसे स्वीकार कर लिया, तब आपका ध्यान पारंपरिक जीत से हट जाता है। वास्तविक जीत के लिए आपका ध्यान न तो जीत पर होना चाहिए न हार पर, बल्कि सीखने पर होना चाहिए। आप जो भी सीख रहे हैं उसको उसकी योग्यता, अवसर और योग्यता के आधार पर देखना शुरू कर देते हैं। आप जो भी इन दिनों सीख रहे हैं और आप जिंदगी में जो भी इन दिनों कर रहे हैं उसकी मिसाल सामने रखें और इन 3 दृष्टिकोणों के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। उपयोगिता आपसे पूछती है, आप जो सीख रहे हैं
इसका क्या उपयोग है, कितने क्षेत्रों में या अध्ययन के किन क्षेत्रों में और व्यवहार में इनको लागू किया जा सकता है। ये अध्ययन आपके अंदर कितना आत्मविश्वास लाएगा, इससे आपकी अहमियत में कितना फर्क आएगा, क्या इसके लंबे वक्त तक बाजार में मूल्य बना रहेगा, और आखिर में कामयाबी के पैमाने पर अभी जो आप सीख रहे हैं इसका कब जाकर सही अर्थों में इस्तेमाल होना शुरू होगा। बुनियादी तौर पर आप अभी कहाँ खड़े हैं। उपयोगिता के आधार पर सोचने से आपको इल्हाम होगा कि बाहर एक असली दुनिया है जो आपके कुएं से कहीं अलहदा है और जहां पर असल प्रतिस्पर्धा है, और आप जो ट्रॉफीज इकट्ठी कर रहे हैं वे महज इस बात का प्रतीक हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप अभी तक असल में जीते नहीं हैं। अवसर आपसे पूछता है, आप जो सीख रहे हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इससे आपके लिए कितने दरवाजे खुलेंगे, आप इस कौशल को कितनी तरह से भुना पाएंगे, बाजार में इसके लिए कितने मौके हैं। अगर आपको इसे सीखकर इसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली तो इस कौशल में कितनी संभावना है। इस कौशल के अवसरों का भौगोलिक हब कहाँ पर है। अवसर के आधार पर सोचना आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, महत्वाकांक्षा आपको संजीदा बनाती है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ किसी चीज की उपयोगिता की प्रकृति आपके मन में संशोधित होकर ठीक से बैठ जाती है। योग्यता आपसे पूछती है, आप जो सीख रहे हैं उसे कितने उम्दा तरीके से कर सकते हैं। क्या आपके मन में इसके लिए कोई कुदरती प्रतिभा है? क्या आप इसे दूसरे के बनमिस्त तेजी से सीख रहे हैं? क्या आप दूसरों से धीमे हैं? अगर हाँ, तो धीमे होने के बावजूद क्या आप प्रतियोगिता में आगे निकल सकते हैं या दूसरों के मुकाबले अधिक मेहनत करने के काबिल हैं? कामयाबी में नतीजे का जिक्र होता है, बाकी किसी और चीज़ का नहीं। क्या आप रचनात्मक तरीके से सोचने में सक्षम हैं? मतलब क्या आप मौजूदा अवसरों में से नए मौके तलाश सकते हैं? क्या आप चतुराई से सोच सकते हैं? योग्यता के संदर्भ में सोचना आपको इस काबिल बनाता है कि आप समझ सकें कि अभी कहाँ खड़े हैं और आपकी महत्वाकांक्षा के लिहाज से आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए। एक बार आपने इन दृष्टिकोणों के जरिए जीत को देखना आरंभ कर दिया तो आपको सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। अब हम लोग तीसरे पायदान की ओर बढ़ते हैं। नाकामी को कैसे देखें? असली विजेता नाकामी को कैसे देखते हैं? ये तथ्य स्पष्ट कर लीजिए कि नाकामियां, अस्वीकृतियां और नुकसान ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर आपका दिमाग काम करता है। वास्तविक जीत तो एक सफर है। ये जानने के बावजूद नाकामी की पहली झलक मिलते ही लोग जीत की हर संभावना से मुंह मोड़ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके दिमाग में आपके कुछ अहर्ता बिंदु हैं। ये किसी खास कॉलेज में दाखिला लेना हो सकता है, किसी खास कौशल को खास वक्त के लिए हासिल करना हो सकता है, या किसी खास उम्र तक कुछ खास बनना या कहीं पहुंचना हो सकता है। ये आपकी योजना के मील के पत्थर या डेडलाइन हो सकते हैं ताकि उन्हें हासिल करके आप खुद को ये भरोसा दिला सकें कि आप इसके काबिल हैं। और एक बार इनमें से किसी चीज़ में आप नाकाम हो जाते हैं तो उस पूरे उपक्रम को ही रद्द कर देते हैं। सच्चाई ये है कि इस बात की पूरी संभावना है कि आप कई बार और शायद बार बार इनमें से हर शर्त में नाकाम होंगे। आपको इन सब चीज़ों को इतनी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज हैं जो आपसे कहते हैं कि चीज़ों को कैसे होना चाहिए, और ये कोई वास्तविकता नहीं है जो आपको ये दिखाए कि चीज़ें कैसे घटती होती हैं। जब योजना काम न कर रही हो तब जो भी नकारात्मक निष्कर्ष आप निकालते हैं वह भी आपके दिमाग की ही उपज होते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि नाकामियां आपके सफ़र का सिर्फ रास्ता बदल सकती हैं, दिशा नहीं। मसलन अगर आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप नाखुश हैं क्योंकि आपको ये डिग्री उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से नहीं मिल पा रही है जहां आप दाखिला लेना चाहते थे, तो आप जीत की पारंपरिक परिभाषा के साथ ही चिपके हुए हैं। बजाय इसके आप सीखने पर ध्यान केंद्रित करें,
जिससे आपको ये दृष्टि मिलेगी कि ये डिग्री आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। जहाँ ये विषय पढ़ाया जाता है, जब तक आप जिंदा हैं और कामकाज कर सकते हैं, तब तक शिखर पर पहुंचने और महानतम लोगों में शामिल होने के मौके मौजूद रहेंगे। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस कौशल या कला में सिद्धहस्त होने के प्रति कितने कृत संकल्प हैं। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। नाकामी एकमात्र नकारात्मक पहलू ये है कि आपका रास्ता शायद लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगले 5 साल में मर भी तो नहीं रहे हैं। आपके पास समय है, इसलिए आप उस कौशल के सिद्धहस्त होने की कोशिश करें और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं। जीत ऐसे ही हासिल की जाती है। इसमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कॉलेज में पढ़े हैं, आपने 15 साल की उम्र में कौन सी ट्रॉफी जीती है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और जब मौके आएंगे तब आप क्या दिखा पाएंगे। कामयाबी पूरी तरह आपकी तैयारी पर निर्भर करती है, इसलिए भरोसा रखिए कि ये एक सफर होने वाला है। आपकी राह में बहुत सारी नाकामियां भी आएगी और ये सब सामान्य ही है, लेकिन आखिर में आपकी जीत इतनी उम्दा होती है कि उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नाकामियां युद्ध जीतना सिखाती हैं। एक बार अगर आपने समझ लिया कि नाकामियां सामान्य बात ही हैं, वास्तविक जीत की बुनियाद सिद्धांत हैं, तो जब भी आप असफल होंगे तब आप खुद को भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुंचाएंगे। आपकी भावनाएं आत्मदया पर केंद्रित होने की बजाय जांच करने की और अधिक झुकाव लिए होगी। हालांकि असफलताएं सामान्य हैं, फिर भी आप ये पहचान लेंगे कि उनके सामान्य होने पर भी उनका अस्तित्व तो है। वास्तविक जीत के लिए अपने नुकसान को इतना कम रखना होगा कि वो आपके नियंत्रण में हो। जांच क्या है? सर्वप्रथम तो आप असफलता की जिम्मेदारी लेते हैं। ये उस अभिनय से बेहद अलग है कि आप असफलता से डगमगा गए हैं। हालांकि दोनों में एक जैसी अनुभूति होती है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं। पहला आपको जिम्मेदार बनाता है, दूसरा शिकार। प्रवृत्तियां लोगों और रिश्तों को दोष देने के बजाय आप खुद को उस विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाते हैं। ये जांच का पहला कदम है। मैं इसके काबिल हूँ। ये विफलता चाहे जो असर डाले, मैं इसके काबिल था और इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। और एक बार आपने ये जिम्मेदारी ले ली तो आपके लिए इसका मोल कम हो जाता है। अब आप इसके शिकार नहीं हैं। ये आपके साथ नहीं घटा, बल्कि आप इसकी वजह से बने। एक बार आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली तो उस विफलता के आगे की सारी चीज़ें जांच के दायरे में आ जाती हैं। सारे लोग, रिश्ते, प्रवृत्तियां जिन पर दोष मढ़ा जा सकता है, उन सबको नश्तर के दायरे में ले आया जाता है। स्वामित्व या जिम्मेदारी के बाद समीक्षा शुरू होती है। मैं नाकाम क्यों रहा? समीक्षा आपकी योग्यता, आदतों, रिश्तों और आपके जीवन में मौजूदा लोगों की जांच के परिणाम पेश करती है। मिसाल के तौर पर प्रतियोगिता में जाने को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या था? गंभीर या आलस में भरा? क्या आपके दृष्टिकोण में कड़े अनुशासन से भरी किसी योजना, रूटीन, रोजमर्रा के काम पर चलना शामिल था? या इसमें सिर्फ बाकी बचे महीनों की गिनती और खुद को ये विश्वास दिलाने का घटिया तरीका था कि सब आपके नियंत्रण में है? अगर आपका दृष्टिकोण गंभीर था तो क्या आपको दिन में सामान्य से अधिक घंटे काम में लगाना चाहिए थे? उस पूरे वक्त आप किस मानसिक स्थिति में थे? क्या आपका ध्यान भावनात्मक उलझनों से घिरा हुआ था? क्या आप क्षणिक सुखों की चाहत में खोए हुए थे या आप सच्चा प्यार पाने के लिए बेताब थे? आपकी जांच में जो भी निष्कर्ष निकलें, कामयाबी की खातिर आप उससे सीख हासिल करें और उसे बदलाव के तौर पर अपने जीवन में शामिल करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़े बदलाव करने होंगे और मौजूदा रिश्तों को भी बातचीत के दौर से गुजरना होगा। आपकी जांच आपको बताएगी कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बातचीत के योग्य नहीं हैं, उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। आपको अपनी गलतियां पहचाननी होगी
और अपने नजरिए और मानसिकता को फौरन ठीक करना होगा ताकि भविष्य में नाकामियों से बचा जा सके। इसलिए विफलताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपको वो सब कुछ सिखाती हैं जो एक युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होता है। अध्याय 6, मोहब्बत एक आग का दरिया है। लोगों ने मुझे अस्वीकार क्यों किया? अब थोड़ा बहुत पढ़ चुकने के बाद आप सोचते होंगे कि क्या ये अध्याय सिर्फ लड़कों के लिए है? नहीं, लेकिन ये जानना बेहद अहम है कि अस्वीकृतियों के बाद किशोर वय लड़के क्या सोचते हैं। एक दफा उनका मामला निपट जाए तब हम सबके बारे में बात करेंगे। आप जिनको पसंद करते हैं उनसे अस्वीकृति मिलने का मामला आपकी बेहद शुरुआती उम्र में ही सामने आ जाता है। मान लीजिए कि 10 वर्ष में, उस वक्त आप कुछ चीजों के बारे में ऐसे सोचते होंगे। नंबर 1, आत्मनिरीक्षण करना। मैं गरीब हूँ, मैं कूल नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ही कूल हूँ। नंबर 2, मामलों से जुड़ी व्यवस्था का निरीक्षण। डेटिंग बेवकूफ़ी है, प्यार व्यार बेवकूफ़ी है, भावनाएं बेवकूफ़ी है। नंबर 3, विपरीत लिंगियों के बारे में निरीक्षण। लड़कियाँ अहमक हैं, लड़के गधे हैं, लड़कों को कुछ नहीं पता, लड़कों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, लड़कियाँ बड़ी उलझी हुई होती हैं, पता नहीं लड़कियां क्या चाहती हैं, मैं उन्हें समझ नहीं पाता, उन्हें कोई समझ नहीं सकता। मतलब ये है कि उस उम्र में हमारा नजरिया बहुत सामान्य होता है और बहुत असरदार नहीं होता। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब अस्वीकृतियां अधिक पीड़ादायक होती हैं। जो इस सवाल पर अधिक जोर देने लगती हैं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? जवाब आपका दिमाग देता है। उन्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, जो हालांकि सही होता है, पर फिर भी जवाब नहीं होता। क्या है जो मेरे पास नहीं है? और इससे मतों के द्वार खुल जाते हैं। किशोर वय सीधे लड़कों को सूचना कुछ इस तरह मिलती है। उन्हें दौलत चाहिए, मुफ्त की गाड़ी, महंगे डेट, गिफ्ट और ऐसा रोमांच चाहिए जो महंगे लाइफ स्टाइल से आता है। उन्हें मजबूत मांसपेशियां, लंबाई, परफेक्ट चेहरा, लोकप्रियता, रूखा व्यवहार, झूठ, झटके, रफ सेक्स, बड़े शीशन, मौज मजा, बेवकूफ़ लड़के आदि पसंद हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक किशोर वय लड़के के दिमाग में घर कर जाती हैं। जब वो ये समझना चाहता है कि लड़कियां उनके साथ डेट क्यों नहीं करती, और इस ज्ञान का स्रोत होता है नंबर 1, अपनी ही उम्र के अलहड़ दोस्त। नंबर 2, थोड़े अधिक उम्र के लड़के जिनकी सूचना की एकमात्र विश्वसनीयता उनकी उम्र होती है। नंबर 3, ऐसे लड़कों से सुनी कहानियाँ जिनके साथ धोखा हुआ था और जिन्हें छोड़कर लड़की किसी अच्छे लड़के के पास चली गई। नंबर 4, ऐसे लड़के जो छाती ठोक कर दावा करते हैं कि सेक्स करना और लड़कियों को धोखा देना अच्छी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि लड़कियां कुदरतीन, अविश्वसनीय और भ्रमित जीव हैं। नंबर 5, वे अपने आसपास कुछ लड़कियों को धोखा देते हैं और विशेष रूप से अमीर या शारीरिक रूप से मजबूत लड़कों को तरजीह देते देखते हैं। उन्हें कभी कभार सेक्सुअल छेड़छाड़ करते देखते हैं और चूंकि ऐसे चेन बेहद बोल्ड होते हैं, इसलिए वे सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं और इससे उन लड़कियों के क्रियाकलाप चिप जाते हैं जो ऐसा नहीं करती। नंबर 6, इंटरनेट पर ऐसे अवसरवादी लोगों की कमी नहीं है जो किसी लड़की द्वारा खारिज कर दिए गए लड़कों की असुरक्षा, हताशा और ज्ञान की कमी को भुनाने की कोशिश में रहते हैं। क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही उनके उपभोक्ता द्वारा महसूस की जा रही हताशा पर टिका है, तो वे पूरी कोशिश करते हैं कि वो कभी खत्म न होने पाए। ऐसे में वे आपको और भी पीड़ित महसूस कराते हैं और चूंकि आप पहले से ही गलत साबित कराए गए महसूस कर रहे होते हैं, आपके उस जख्म को भरने की बजाय वे उस जख्म को और कुदेरते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आप कभी भी ये न भूलें कि आपको कैसे एक लड़के ने अस्वीकृत कर दिया। और यही नहीं, वे आपको ऐसे आइडिया और ऐसे पाठ्यक्रम बेच देते हैं कि आप एक मर्द, एक सांड और एक बुरे लड़के कैसे बने, जो आज के बाद से जिस भी औरत को चाहे उसे हासिल कर सकता है। संक्षेप में, जो हुआ वो आपके साथ दोबारा कभी नहीं होगा। बहरहाल, जो भी वे आपको सिखाते हैं उसमें
महिलाएं या लोगों को अलग दृष्टिकोण से समझने का कोई आधार नहीं होता, वो तो बेहद अल्पकालिक होता है और आपको महिलाओं के साथ अच्छे रिश्तों की संभावना से भी दूर ले जाता है। आखिरकार वे आपकी शख्सियत में सुधार की बजाय अपने फायदे की ओर अधिक ध्यान जो देते हैं। क्योंकि सबसे अधिक अस्वीकृति भ्रमित किशोर वय लड़के इसे सुनते और इस पर गौर करते हैं, इसलिए इनका सामान्यकरण सुविधाजनक होता है और इस पर विश्वास करना और भी आसान। इसलिए ऐसे मामलों में जहां उन्होंने मुझे खारिज क्यों किया साफ तौर पर पता नहीं होता, अस्वीकृति का सामना करने के लिए कोई व्यक्ति ऊपर के निष्कर्ष निकाल देता है। आखिरकार किसी चीज पर दोषारोपण करना सामान्य बुद्धि लगाने से कहीं अधिक आसान होता है। आप अपनी किशोरावस्था में चूतिए थे। आपको ये समझना होगा, नंबर 1, किशोरावस्था में दिमाग उतना विकसित नहीं होता, असल में आप चूतिए होते हैं। नंबर 2, चूंकि आप चूतिए हैं इसलिए आप प्यार, रोमांच और रिश्तों के बारे में फिल्मों, टेलीविज़न शो और इंटरनेट से सूचनाएं जुटाते हैं और ये सब वही बेचते हैं जो आप देखना चाहते हैं। नंबर 3, आप नहीं जानते कि आप चूतिए हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बालिग हैं। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके लिए आपका दिमाग आपकी जानकारी के मुताबिक एकदम टनाटन काम कर रहा है और इसलिए भी क्योंकि कानूनन एक बालिग का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो 18 साल की उम्र का हो और इससे अधिक चूतियापे की कोई और बात हो ही नहीं सकती। असलियत यह है कि आप तकरीबन 25 या 26 की उम्र तक वाकई बकलोल होते हैं और इस उम्र के बाद ही असल में वयस्कता की शुरुआत होती है। वयस्कता मतलब संवेदनशीलता की शुरुआत। नंबर 4, क्योंकि आप खुद को बालिग मानते हैं इसलिए आप ये नहीं देख पाते हैं कि लड़कियां भी उतनी ही आमक होती हैं क्योंकि वे भी अपनी उम्र के दूसरे दशक में ही तो होती हैं। नंबर 5, क्योंकि आप नहीं समझ पाते कि ये लड़कियां भी बालिग नहीं हैं इसलिए लड़कियों को लेकर बनाए गए आपके सिद्धांत महिलाओं को लेकर आपका सामान्य दृष्टिकोण बन जाते हैं। नंबर 6, चूंकि महिलाओं को लेकर बना आपका दृष्टिकोण आपके लिए केंद्रीय यथार्थ या महिलाएं मनोविज्ञान बन जाता है, इसलिए मुझे अस्वीकार क्यों किया गया का जवाब आपके आत्मसम्मान पर हाइड्रोजन बम की तरह गिरता है। इन सब कारणों से महिला से अस्वीकृतियां पाकर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। लड़कियां पाने के लिए मुझे सांड, गांडू, खिल्दड़, चोदू या जो भी नया टर्म बनना पड़ेगा और यही एकमात्र वजह है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हम लोग ज्यादातर मूर्खों से भी घिरे हैं। सच्चाई ये है कि आप भ्रमित हैं, अस्वीकृति से दुखी हैं और फिर भी उस व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वे आपकी स्थिति पर दृष्टिकोण है। अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है, सही ढंग से मदद कैसे मांगी जाए, चाहे निजी तौर पर कितनी भी अहमियत रखने वाली बात क्यों न हो। बहुत से लोग मदद मांगने को कमजोर विकल्प समझते हैं। आपका इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी अस्वीकृति को लेकर खुलेआम मदद मांगें क्योंकि इससे आप दूसरों को कमज़ोर दिखेंगे। इसलिए आप जिस पर भरोसा करते हैं वो अवांछित सलाह है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब कोई व्यक्ति ये सुनकर आपको सलाह दे कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास आपकी समस्याओं को लेकर कोई वास्तविक आंकड़ा या ब्यौरा नहीं है, बस एक अनुमान भर है। अवांछित सलाह के साथ समस्या ये है कि इसमें आपकी समस्याओं को सुलझाने लायक गंभीरता का अभाव होता है। अव्वल, आपकी समस्याओं को सच में सुलझाने के लिए एक व्यक्ति के पास एक मददगार वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा, उन्हें आपके बारे में निजी ब्यौरे चाहिए होंगे ताकि वे आपके लिए सटीक समाधान खोज सकें, जिससे आप जो चाहते हैं उस सवाल का, इस दुनिया की असलियत का और उस गंध का जवाब मिल सके जो आप खुद से कहते आ रहे हैं। आपको अवांछित सलाह दे रहा है व्यक्ति इसमें से अधिकतर बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वे आपको ऐसी सूचना देते हैं जो इस बात पर आधारित होती हैं कि वे क्या सोचते हैं, वे क्या करना चाहते हैं और मुमकिन तौर पर वे क्या करेंगे। उनकी दिलचस्पी इस बात में होती है कि उनकी सलाह से वे आपकी नज़र में कैसे साबित होंगे। उनका ध्यान समाधान पर नहीं, उस धारणा पर होता है जो वे बना रहे हैं। वे वास्तव में परवाह भी नहीं कर सकते
क्योंकि स्थिति की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया ही नहीं गया है, इसलिए अवांछित सलाह अधिकतर मौक़ों पर बेकार ही साबित होती है। दूसरी तरफ आपके प्रियजन उससे भी बुरे साबित होते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वे कहेंगे तुम खास हो, अगली बार तुम्हें एक बेहतर लड़की या लड़का मिलेगा। और चाहे ये बात आपको कोई न भी कहे तो भी आपका दिमाग कुछ देर बाद आपको खुद ही इस तरफ ले जाने लगेगा। आखिरकार हम आत्मश्लाघा के चक्कर में ये मानने से इनकार कर देते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ के योग्य नहीं हैं। आपके दोस्त उस व्यक्ति को भी बदनाम कर सकते हैं जिसने आपको अस्वीकार कर दिया था। वे आपके लायक ही नहीं थे, मुझे वे कभी पसंद ही नहीं थे, मुझे हमेशा ही उनके बारे में एक बुरा एहसास था। आपको बेहतर महसूस कराने के लिए वे उस व्यक्ति को बदनाम करेंगे जिसने आपको अस्वीकृत कर दिया और आपको तकरीबन संत घोषित कर देंगे। वे बकवास करते हैं और शायद इसी वजह से उनकी इन बातों का निजी स्तर पर आपके लिए कोई खास महत्व नहीं होता। सच्चाई ये है कि आप उस व्यक्ति को पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जहन में वो विशिष्ट हैं, और आप दुखी होते हैं क्योंकि वो बदले में आपको पसंद नहीं करता। हमें अमूमन अपने चारों ओर के लोगों से कोई व्यवहारिक या उपयोगी दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। जिन्हें मिलता है वे वाकई किस्मत के धनी होते हैं। इसलिए इन अस्वीकृतियों से निपटने पर ध्यान देने की बजाय हमें समस्याओं के स्रोत की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से कारक हैं जो इस विचार को आकार देते हैं कि आप किस तरह के शख्स के साथ डेट करना चाहते हैं और किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। अगर हम अपने उम्मीदों के स्रोतों को छांट सकें तब शायद हम खुद को दोहराने वाले बुरे रिश्तों, गलत लोगों पर लट्टू होने और अस्वीकृति से चोट खाने से सुरक्षित रख पाएंगे। आपको रोज मूर्ख बनाया जाता है। नजरिए, मानदंड और बुनियादी सिद्धांतों के अभाव में आप जो भी सीखते हैं वह कचरा स्रोतों से आता है और इसका मतलब सिर्फ आपकी फसातियों को अपील करना होता है। इन स्रोतों में अंतहीन फिल्में, टीवी शो, रियलिटी टीवी एक्टर जैसे कंटेंट क्रिएटर, पारंपरिक सेलिब्रिटी, मॉडल, ब्लॉगर्स, लाइफ स्टाइल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, पॉप स्टार और आप जिन 2 कोड़े के ऐप पर वक्त बिताते हैं उसके अला स्टार और फला स्टार शामिल होते हैं। उनका मकसद आपको सिखाना या आपके साथ जीवन के कटु यथार्थ के बारे में बात करना नहीं है। उनका मकसद मनोरंजन उपलब्ध कराना, ना हासिल किए जाने लायक मापदंड स्थापित करना और आपको ऐसी जीवन शैली की ओर ललचाना होता है जो न तो आप अपना सकते हैं और न आपके लिए जारी रखना मुमकिन होता है। और इसी वजह से आप उन्हें देखते हैं और साथ ही उनकी ज़िंदगी की तुलना अपनी ज़िंदगी के साथ करते हैं। काश मेरी जिंदगी भी उनके जैसी होती। हम लोग आधुनिक विज्ञापन युग में जी रहे हैं जिसमें इंसान भी प्रोडक्ट हैं। जब आप खरीदते हैं तो साथ में वे कौन हैं, वे कैसे रहते हैं, वे किन के साथ डेट करते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, वे क्या पहनते हैं और वे क्या करते हैं, ये सब भी साथ में खरीदते हैं। आप वैसा ही रिश्ता चाहते हैं जैसा आपने किसी फिल्म में देखा होता। आप ऐसी गर्लफ्रेंड चाहते हैं जैसी उन व्यक्तियों की है जिन्हें आप ऑनलाइन फॉलो करते हैं। आप जिन लोगों को यूट्यूब पर देखते हैं उनकी तरह के दोस्त चाहते हैं। आप उन लोगों जैसी जीवन शैली चाहते हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। आप उन जोड़ों के जैसी तस्वीरें चाहते हैं जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड वैसे ही क्यूट हरकतें करें जैसा उस यूट्यूबर का बॉयफ्रेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब असली लगता है। ये सब चीजें सिर्फ असली प्रतीत होती हैं। क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं? उनको पता है कि आपको क्या पसंद है और क्योंकि वे जानते हैं कि आपको क्या पसंद है इसलिए उनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं और उनकी वजह से वे करोड़ों डॉलर कमाते हैं। आप उनके लाखों फॉलोअर में से महज एक हैं। वे आपको नहीं जानते। आपकी वास्तविकता में कोई फिल्म नहीं है। आपकी वास्तविकता में कोई फिल्म नहीं है। फिल्मी दुनिया वाली गर्लफ्रेंड असली दुनिया में घंटा नहीं होती है और इसलिए उनको काल्पनिक किरदार कहा जाता है। आपके दोस्त भला के खूबसूरत दिखने वाले लोगों का कोई समूह नहीं होगा जिनके पास हर 5 सेकंड के बाद कहने के लिए एक मज़ेदार जुमला होगा।
आप उनके जैसी जीवन शैली नहीं अपना सकते, क्योंकि ऐसी जीवन शैली का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जिसका अस्तित्व है वह यह तथ्य है कि आपको फतासी देखना पसंद आता है। वह जीवन शैली उतनी ही वास्तविक है जितनी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वो शानदार तस्वीरें फोटोशॉप का नतीजा होती हैं, जिनको सैकड़ों उन घटिया विचारों के फ्रेम में से चुना जाता है जो वे आपको बेचना चाहते हैं। आपके बॉयफ्रेंड का अस्तित्व है, वह किसी गढ़े हुए यथार्थ में नहीं है जिसके लिए आपके रिश्ते की पटकथा लिखी गई हो और जिसके लिए कोरियोग्राफ किया गया हो और फिर उनकी एडिटिंग करके लोगों को देखने के लिए परोसा गया हो। आप उनकी वास्तविकताओं के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप खुद की तुलना उन लोगों से करना बंद कर दें जिनसे आप कभी नहीं मिले और जिनके बारे में आपके पास कोई वास्तविक आंकड़ा न हो। इस तरह के ऑनलाइन प्रोडक्टों के प्रचार में आने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वह यह है कि आप भी उन जैसी जिंदगी जीने के काबिल हैं। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप जज्बाती मूर्ख हैं। जब तक आप खुद को जज्बातों से अलग नहीं कर सकेंगे या उन पर काबू नहीं रख पाएंगे, आप हमेशा इमोशनल फूल ही बने रहेंगे। जज्बाती तौर पर बुद्धिमान बनने में बरसों लगते हैं, इसलिए ये लोग प्यार, रिश्तों, डेटिंग, सोशलाइजिंग, जीवन शैली और खुद को लेकर ज्ञान इकट्ठा करने के आपके स्रोत बन जाते हैं। और आपकी मांग अब उस धारणा पर आधारित हो जाती है कि कौन सी चीज आपको खुशी दे सकती है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताया गया है कि इस चीज से दूसरे लोग खुश रहते हैं। मसलन लड़कों के मामले में एक ऐसी मांग वो लड़कियां होती हैं जिन्हें वे ऑनलाइन देखते हैं, जो उन इंटरनेट सेलिब्रिटीज के इर्द गिर्द मंडराती हैं जिन्हें आप अपना भाई, अपना दोस्त या परिवार मानते हैं। मसला कि वे हैरत अंगेज रूप से वीडियो के हर फ्रेम में बेइंतहा खूबसूरत होती हैं। आप उनकी पोशाक, मेकअप और उनकी चुतवा देख कर दंग रह जाते हैं। इसी बेवकूफ़ी भरी बात से उस काल्पनिक गर्लफ्रेंड या काल्पनिक पार्टनर का जन्म होता है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आपको बताया गया है, दिखाया गया है और भरोसा दिलाया गया है कि ऐसे साथी का अस्तित्व मौजूद है और यही भविष्य के साथी को लेकर आपका मापदंड हो जाता है। वह काल्पनिक शख्सियत और उसी के अनुरूप आप खुद को वास्तविक संभावनाओं, यथार्थवादी नतीजों से काट लेते हैं और आप स्थिरता, अपने अधिकतम व्यक्तित्व विकास और कई मामलों में अपने बेहतरीन कैरियर की संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। आप आत्म जागरूकता और कम से कम दर्दनाक अनुभवों को न्यूनतम करने के लिए अपने तरीकों से खुद को किनारा कर लेते हैं। आप एक काल्पनिक शख्स का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग असली दुनिया में एक फसाती का पीछा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास लाखों ऐसे भ्रमित लोग हैं जो काल्पनिक चरित्र निभा रहे हैं, जो उन्हें उस असलियत से दूर ले जा रहा है जो वास्तव में है। बिना किसी आत्म निरीक्षण या उनके काल्पनिक व्यक्तित्व में मजबूत विश्वास के वे अपने हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते कि आखिर में वे उस शख्स से क्यों नहीं मिल सकते जिनके साथ उन्हें होना ही चाहिए। आखिर जिसके साथ भी वे डेट करते हैं, अंत में जाकर घटिया, धोखेबाज, झूठा, गांडू, चिंता न करने वाला, बोरिंग, अलग सा, काबू में रखने वाला या हावी होने वाला निकलता है। मेरा मतलब है, इन लोगों को आखिर हो क्या गया है? आपके साथ सब कुछ गलत है। आप एक भ्रमित मूर्ख हैं जो बार बार काल्पनिक किरदारों के साथ डेट के फैसले लेते रहते हैं। अस्वीकृतियां या खराब रिश्तों के बावजूद ये बंद नहीं होता है। इन काल्पनिक रिश्तों के महज दो ही नतीजे निकलते हैं। एक वक्त के बाद या तो वे आपके लिए चूतिए साबित होंगे या फिर आप उनके लिए, क्योंकि रिश्ते वास्तविकता की चीज़ें हैं, कल्पना की नहीं। चूँकि हम काल्पनिक पार्टनर के विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए आइए हम उनके चुनावों की समीक्षा करते हैं। आपकी सभी अस्वीकृतियां, वो संदेश जिनके जवाब नहीं मिले, रिक्वेस्ट या अनुरोध जिनको स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे लोग जिनके प्रति आप तुरंत आकर्षित हुए, क्या इनमें किसी किस्म की विविधता थी या वे सभी लोग उस काल्पनिक शख्सियत के होने के सभी मापदंडों पर पूरी तरह खरे उतरे? काल्पनिक गर्लफ्रेंड होने के मापदंड कुछ ऐसे हैं। नंबर 1,
कपड़ों के मामले में उनकी पसंद कमाल की है और हेयर स्टाइल गजब का है। नंबर 2, तस्वीरों में वो बड़ी हॉट दिखती है। नंबर 3, वो व्याकरण की कोई गलती किए बिना वाक्य बना सकती हैं, इसका मतलब है कि वो स्मार्ट हैं। नंबर 4, और सबसे अहम बात यह है कि उसका शरीर विभिन्न कोणों से क्या खूब दिखता है, चाहे वो बैठी हो या खड़ी हो। आपकी फतासी में पॉर्न का भी हिस्सा होता है। डेट्स और सामाजिक गतिविधियों के फिल्मी दृश्यों में आप खुद को रखकर सोचते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये शख्स आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आपकी कल्पना में आपके बॉयफ्रेंड के सामान्य मापदंड कुछ ऐसे होते हैं। नंबर 1, वो दिखने में बढ़िया और आकर्षक हो। नंबर 2, वो जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो सक्षम और सुयोग्य लगे। नंबर 3, वो व्याकरण संबंधी गलतियों के बिना वाक्य बनाता है, इससे ये साबित होता है कि वो स्मार्ट हैं। नंबर 4, वो बड़े आकर्षक अंदाज में आपको चुनौती देता है, इससे रोमांच, अप्रत्याशित भाव और उसकी नज़र में स्वीकृति पाने की इच्छा पैदा होती है। आपकी फसाती फिल्मों के चतुर नायक फिल्मों में रिश्तों से जुड़ी गतिविधियों और इस मान्यता से मिलकर बनती हैं कि आप उसके लिए खास हैं। इसमें वो आपको भरोसा दिलाएगा कि आप वाकई खास हैं और तब वो इस वैधता का इस्तेमाल कर आपको मजबूर करेगा कि आप उसके लिए अपने सारे सिद्धांतों से समझौता करें। ऐसा हर उस लड़के या लड़की के साथ होता है जिनके मन में फसाती किरदार रहते हैं और जो उन फसाती किरदारों के साथ डेट करना चाहते हैं। आप पर जो भी मूर्खतापूर्ण प्रभाव रहे हो और जब उन्हीं लड़कों को ये फसाती लड़कियां छोड़ देती हैं, तब इसके पीछे की वजह वे समझ ही नहीं पाते। महाराज, उसे एक बेहतर फसाती किरदार मिल गया है। हुआ यूं कि समय के साथ आपका रिश्ता वास्तविक के घेरे में आया, जिसका मतलब है कि उसके लिए आप बोरिंग होते गए, खुद को दोहराते रहे और वास्तविक होते गए, बिल्कुल उसकी अपनी वास्तविक जिंदगी की तरह। और इनमें से कुछ भी फिल्मों जैसा नहीं होता। डेटिंग कोच या पिकअप आर्टिस्ट इंसानी कचरा है। जब इस तरह की अस्वीकृतियां लगातार होने लगती हैं तो हताशा, गुस्सा और पीड़ा आपके दिमाग में घर कर जाते हैं और आपका खुद पर से यकीन उठने लगता है। उस वक्त खुद से पूछने की बजाय कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, आप खुद से पूछते हैं उस लड़की को हासिल करने में मैं नाकाम क्यों रहा। फिर भी आप जागते नहीं, बल्कि कई सारी प्रेरणाएं आपको उसके पीछे लगातार भागते रहने के लिए मजबूर करती हैं। इस वक्त पर आप गुरु और पिकअप आर्टिस्ट के फेर में पड़ जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जितनी या हो सकता है कि आपसे अधिक अस्वीकृतियां झेली हैं, जिनसे वे कुछ के अह पर इतना अधिक असर पड़ा कि उन्होंने लड़कियां पाने को अपने जीवन में एक अभिनय के रूप में बदल दिया ताकि वे साबित कर सके कि वे पुरुष हैं। आमतौर पर वे लोग खुद को अल्फा कहलाना पसंद करते हैं ताकि अपने बेहद संवेदनशील अह को शांत रख सकें, जो सेक्स के दौरान उनके जी स्पॉट जैसा ही होता है। इसका मतलब है कि वे तुरंत ही क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते हैं जब कोई लड़की उन्हें अल्फा या इससे मिलता जुलता कोई शब्द कहे, जैसे मास्टर या डैडी, जिसका असली मतलब होता है कि वे उनके पिता हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी फसाती की दुनिया में विचरने वाली लड़की की अपूर्ण जरूरत है। और ये लोग जल्दी से अल्फा, मास्टर या डैडी जैसे अलंकारों से वशीभूत होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लड़कियों से मिली तारीफ अतीत में लड़कियों से मिली अस्वीकृतियों की क्षतिपूर्ति कर देगी। इससे आप खुद ही देख सकते हैं कि वे लोग कभी भी अपने अतीत की अस्वीकृतियों से बाहर नहीं निकल पाए और अब वे आपको सिखा रहे हैं कि उनकी तरह बनकर आप किस तरह अस्वीकार किए जाने के दर्द से बाहर आ सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप भी लड़कियों से उसी दयानिता भरे जुनून से चिपके रहे जैसे कि वे चिपके हैं, क्योंकि एक तरह से अब ये एक प्रतियोगिता बन गई है और आपको जीत हासिल करनी होगी। वे आपको सिखाते हैं कि आप जिस किस्म के शख्स को चुन रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ऐसा करके तो आप सही कर रहे हैं। ये उस बात पर जोर देता है कि आप वैसे ही लड़कियों को चुने जो आपकी फसाती गर्लफ्रेंड से मिलती जुलती हो। ये जानने के बाद अपने चुनाव पर सवाल उठाने की बजाय आप वैसे ही लड़कियों की खोज में हाथ धोकर पड़ जाते हैं, क्योंकि अब आपके मन में उम्मीद गई है। आपके मन का संदेह जो आपको आपके चयन के यथार्थवादी विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ाकर आपका फायदा करा सकता था, अब इस विचार की वजह से मिट सा जाता है कि आप उन लड़कियों को एक दिन हासिल कर सकते हैं। आखिरकार ऐसी लड़कियां आपकी फतासियों में मौजूद हैं, तो आप क्यों
उस पूर्वाग्रह पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप उन्हें पा सकते हैं, और सिर्फ इसी वजह से आपको ये जानने में देरी होती है कि आप कौन हैं, क्योंकि आपने खुद को वो बनाने में झोंक दिया है जो असल में आप है ही नहीं। अस्वीकृतियों का मतलब कुछ नहीं। आप जिन्हें चाहते हैं उनसे खारिज किए जाने को विवेकपूर्ण तरीके से कैसे देखना चाहिए। सच्चाई ये है कि आपके पास ये वास्तविक आंकड़ा नहीं है कि आप खारिज क्यों कर दिए गए। आंकड़ों के अभाव में आप अपनी असुरक्षा को हर उस रिक्ति में भर देते हैं कि आपको अस्वीकृत क्यों किया गया। तो आपको इस बात पर छोड़ देना चाहिए कि आपके पास कोई वास्तविक जानकारी या आंकड़ा नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसे निजी तौर पर लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। आपको उनकी जरूरत की प्रकृति का पता नहीं। वे उसे क्यों पाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। वे उसे क्यों पाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। उन्हें प्रभावित करने वाले बुद्धिमत्ता का स्तर, अनुभव का स्तर, वे खुद को क्या समझते हैं, असल में वे क्या हैं, और क्या वे जानते हैं कि वे असल में क्या है। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए लोगों से मिली अस्वीकृति आपके लिए बकलोली ही होनी चाहिए। क्या आपने रोमांटिक मामले में किसी को अस्वीकृत किया है? बेशक आपको बस अपनी अंगुलियों को हल्की सी जुबिश भर देने जितना प्रयास करना पड़ा हो, तो भी सोचिए कि उसके पीछे आपने कितना सोचा और समय लगाया होगा। स्वीकार या अस्वीकार करने के पीछे आपने कौन से मापदंडों का ख्याल रखा होगा। वे मापदंड कितने मूर्खतापूर्ण रूप से अस्पष्ट, अवैयक्तिक और उतले थे। किसी को खारिज करने के पीछे बस इतना ही सोच विचार होता है, ज्यादा नहीं। आप इस तरह की अस्वीकृतियों को निजी तौर पर कैसे ले सकते हैं, जबकि इसमें कुछ एक पलों से अधिक का वक्त नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि आपके पूरे अस्तित्व को कुछ एक पलों में समझकर उस पर राहें कायम की जा सकती हैं? भपक कतई नहीं। किसी से खारिज किया जाना आप पर की गई कोई टिप्पणी नहीं है। आपके पास इससे जुड़ा आंकड़ा नहीं है और आपके पास ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए तो आपको उनका दिमाग पढ़ना आना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें इस बात का इल्म ही न हो कि वे एक रिश्ते में क्या तलाश रहे हैं या फिर एक पार्टनर से क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वे बस अपनी प्रवृत्ति का ही अनुसरण कर रहे हो, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वे ये जानते हैं कि वे क्या खोज रहे हैं। इस बात की संभावना है कि उन्हें इस बात का कोई इल्म न हो कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं। मसला ये है कि क्या आप जानते हैं कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप जिस भी चीज की तलाश कर रहे हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो आपके लिए सही है। सही शख्स की तलाश कैसे करें, आप कौन हैं, इसका जवाब ही ये तय कर देगा कि आप अपनी जिंदगी में कैसे शख्स को लाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि आप खुद को जितना अधिक जानते हैं, आपको बेहतर चुनाव के लिए उतनी अधिक शक्ति मिलती है। आखिरकार आप अपने बारे में उस ज्ञान को कहीं प्रयोग कर सकते हैं। मैं जिस तरह का शख्स हूँ उसके हिसाब से मेरे लिए किस तरह का शख्स ठीक रहेगा, और तब सिर्फ वैसे ही लोगों की खोज करिए। ईमानदारी से कहें तो कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि आप खुद को 100% जान पाएंगे। आप समय और अनुभवों के साथ बदलते जाते हैं और अपने बारे में नई चीजें जानते रहते हैं। इसलिए 50% ठीक ठाक चयन के लिए भी आप कौन हैं, इस सवाल का जवाब इसके बीच में होना चाहिए कि आप अभी कहाँ हैं और आप भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं। संक्षेप में, यथार्थ और आकांक्षा के बीच यही आदर्श स्थिति कही जाएगी। वास्तविकता क्या है? अधिकतर लोगों को न तो इस बात का कोई अनुमान होता है और न ही उनका झुकाव इस तरफ होता है कि वे आखिर कौन हैं। उनके पास खुद को लेकर या तो एकदम ही पागलपन भरा विचार है, एक फसाती किरदार, या फिर खुद को लेकर एक प्रेरणास्पद विचार है जो व्यवहारिक यथार्थ से दूर होता है। पहली किस्म का एक उदाहरण है, भैंचो मैं तो सांड हूँ सांड। ये बेवकूफ सोचता है कि वो जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है और लड़कियां उसकी बाहों में आने के लिए तड़प रही होगी। दूसरा उदाहरण, मैं तो पू हूँ, कौन है जिससे मुझे पलट कर नहीं देखा। ये बेवकूफ समझती है। ये बेवकूफ समझती है कि वो शाही खानदान या करदाशिया खानदान से हैं। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग अपने फतासी किरदारों के अस्तित्व में यकीन रखते हैं। क्योंकि वे उनमें इतना अधिक यकीन रखते हैं, इसलिए वे उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरे किस्म का एक उदाहरण है, मैं जो भी करता हूँ उसमें जीनियस हूँ और ये दुनिया एक दिन मेरे बारे में जानेगी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने वास्तविक यथार्थ से इतने कटे हुए होते हैं कि चाहे वे अपने काम में कितने ही लिद्दड़ क्यों न हो, अपनी मौजूदा वास्तविकता को अपनाने की बजाय वे उसका ठीक उल्टा सोचते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग किस तरह के पार्टनर की तलाश करते होंगे। उन्हें आत्मज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए वे जिस भी चीज की तलाश करते हैं वह या तो आकर्षण होता है या
उस बात को वैधानिकता प्रदान करने जैसा कुछ जो वे खुद से अपने बारे में कहते हैं। मैं सबसे हॉट शख्स के लायक हूँ, मैं अमीर शख्स के लायक हूँ, मैं ऐसे शख्स के लायक हूँ जो आंख मूंद कर मुझ पर भरोसा कर सकें। ऐसे लोग जो फसाती की दुनिया में रहते हैं वे अस्वीकृति मिलने के बाद ये सोचते हैं कि उनके फसाती किरदार को और अधिक चाहिए। मैं लंबा नहीं हूँ, मेरे सिक्स पैक नहीं है, मैं कृष्णमयी नहीं हूँ, मैं उस जाने माने सितारे जैसा नहीं दिखता, मैं इंस्टाग्राम के उस मॉडल जैसा नहीं दिखता, मेरी बॉडी वैसी नहीं है, मैं जब तक ये सब हासिल न कर लूं तब तक कमजोर, नाबालिग और अधूरा रहूंगा। जब ऐसे लोग जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं खारिज कर दिए जाते हैं तो वे दूसरे व्यक्ति पर ही आरोप मढ़ देते हैं। वह लड़की ही बुद्धू है, उसको कला की समझ नहीं है, वह बुद्धिजीवी नहीं था, वो मेरे स्थिर का ही नहीं था, वह स्मार्ट नहीं था। अगर आप एक शालीन किस्म का रिश्ता चाहते हैं तो आपको इन फसाती किस्म के लोगों की खोज बंद करनी होगी। वो भला की हॉट लड़की या वो फिल्मी हीरो जैसा लड़का जो हर वक्त आगे पीछे घूमता रहे। आपको थोड़ा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। आप जो चाहते हैं वह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि आप अभी क्या हैं और आप कहाँ होना चाहते हैं। जब आप कौन हैं के बारे में यथार्थपूर्ण तरीके से सोचने लगते हैं तब लोगों को आंख मूंद कर पसंद करने की बजाय आप इस बारे में भी सोचने लगते हैं कि वे कौन हैं। आकर्षणशीलता तो महज पहली या एंट्री लेवल की योग्यता होनी चाहिए, ये निर्णयात्मक कारक नहीं होना चाहिए। इस ग्रह पर करोड़ों आकर्षण लोग हैं, इसलिए पहला सवाल है कि आप कौन हैं। इसका मतलब है कि आप बौद्धिक, लैंगिक, भावनात्मक और पेशेवर रूप से कौन हैं। आप हर वक्त पहली 3 चीजों के बारे में सोच सकते हैं और ये करना आप पर ही निर्भर करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोते रहें और आपकी जगह पर यह काम कोई और कर दे। इसका आखिरी हिस्सा है कि आप पेशेवर रूप से क्या करते हैं, जिसे आप इन सवालों के जरिए जान सकते हैं। नंबर 1, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है? आखिर आप बनना क्या चाहते हैं? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? नंबर 2, मेरे मौजूदा लक्ष्य क्या हैं? अल्पावधि और दीर्घावधि लक्ष्य जिससे ऊपर बताई गई महत्वाकांक्षा पूरी की जा सके। नंबर 3, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नियमित रूप से क्या किया जाना चाहिए? नंबर 4, मेरे सपने क्या हैं? आप वो हासिल क्यों करना चाहते हैं? नंबर 5, मैंने जो चुना है उसकी प्रकृति क्या है? इसमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है? इसमें आराम की कितनी गुंजाइश है? किस उम्र में और कितने कौशल के साथ आप अपने या कार्य स्थल पर अच्छी साख हासिल कर पाएंगे? ऊपर दिए गए सवालों से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि आप कहां पर हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति से भी यही सवाल पूछें, आप कौन हैं? पहला जवाब तो कुदरतन वे यही देंगे कि वे क्या करते हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूँ। दूसरे उत्तर में वो होगा जो उन्हें भावनात्मक या बौद्धिक पहचान देता है। मैं अपनी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, आस्था, विचारधारा या उद्देश्य आदि के बारे में बता सकते हैं। तीसरा उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, ये वो आंकड़ा है जो उनकी पसंद, फैसलों और उनके कामकाज से जुड़ा होता है और इस पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कैरियर में वे जो भी करते हैं उसकी अहमियत ज्यादा नहीं है। वे अपने विश्वासों के बारे में आकर्षक हैं, ये भी बकवास है। जो उन्होंने किया है और करते आ रहे हैं यही है जो आपको दिखाता है कि वे लोग वास्तव में कौन है। इसलिए आपको खोजना है। नंबर 1, क्या उन्होंने अतीत में जो चयन, फैसले और काम किए हैं क्या वर्तमान में कर रहे हैं उनसे आपकी जिंदगी और मौजूदा मकसद में कोई सुरक्षा या मदद मिलती है? नंबर 2, वे जो कर रहे हैं या करते आए हैं उसमें आपको किस किस्म का पैटर्न दिख रहा है? नंबर 3, क्या इन पैटर्न में लापरवाही, विध्वंसात्मकता, आवेग दिखता है या फिर गंभीरता, आत्म नियंत्रण और स्थिरता का प्रयास दिखता है? ये नजरिया अस्वीकृतियों को लेकर आपके पूर्व अनुभवों को खत्म कर देता है, क्योंकि अब आपका ध्यान ऐसे लोगों पर नहीं है जो रूप, रंग या लोकप्रियता की वजह से आपको लुभाते हैं। इसके उलट अब आप खामोशी से या फिर मुखर होकर वैसे लोगों को खारिज करने में मुतिला हैं जिनके फैसले, चुनाव और कार्यकलाप या तो आपके लिहाज से
दुरुस्त नहीं है या फिर आप उनसे इंतफाक नहीं रखते। इससे न केवल अस्वीकृतियां की संख्या बेहद कम हो जाती है, बल्कि खारिज किए जाने का असर भी आप पर पड़ता तकरीबन बंद हो जाता है। अब आप संभव्यता के खेल में कतई नहीं पड़ते। अब आप उस शख्स द्वारा अपनाए जाने के लिए बेताबी से झंडे नहीं लहरा रहे हैं जिनको आप चाहते हैं। नहीं, अब आपने अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को तरजीह देते हुए उन्हें शीर्ष पर रखा है। अगर आपने ऐसे शख्स को खोज लिया है और वहां से आपको अस्वीकृति मिली हो तो याद रखिए, अस्वीकृतियां सामान्य हैं और ये हर जगह लागू होता है। ये तो कतई मत भूलिए कि लोग बावली पूंछ होते हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। आपके पास अभी जो भी है वो एक शर्त है जो कोई शर्त न होने से बेहतर है और फतासी का पीछा करने से तो कई गुना बेहतर है।